वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग किरचॉफ्स लॉस पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किरचॉफ्स लॉस को कैसे अप्लाई करते हैं ये लास्ट लेक्चर में आपने सीखा। हमने एक एग्जांपल लिया था बच्चों। किरचॉफ्स लॉस में पर्टिकुलर केवीएल यानी लूप लॉ को यूज करके कुल मिलाकर 6 तरह के सवाल बनते हैं। बोर्ड लेवल पर देखें तो 6 तरह के सवाल बनते हैं। तो उन 6 तरह के सवालों की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं। उसमें से टाइप 1 हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। रिमेनिंग 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। और एक 7वीं कैटेगरी का जो सवाल है जो थोड़ा सा लेवल अप है वो एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में है, जो आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करना है। आज की इस वीडियो प्रैक्टिस के बाद, यानी ये लिख कर करना है बच्चों, सारा कुछ कॉपी पेन लेके एकदम तैयार हो जाओ आज के वीडियो के लिए। और वो जब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला बेंचमार्क क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फिर आ जाएगा बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होंगे। और मीनवाइल अगर आपने गौर किया हो तो क्लास 11th में जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन में शुरू कर चुका हूँ बच्चों। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये जैसे जैसे मैं साथ में टेक्नोलॉजी भी सीख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा, क्रोमा बोलते हैं इसको, ग्रीन पर्दे पर वो शूट किया जाता है और उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और इसमें हम काफ़ी एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर इसमें इम्पार्ट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये जो मेरे वीडियोस हैं ये रिच होते चले जाएंगे, यानी इसमें जो कंटेंट है प्लस जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है आपका एकदम से बूस्टअप करेगा। हालांकि मेहनत उसमें लगेगी नो डाउट, पर ये धीरे धीरे और पकड़ आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने में मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजिंग केवीएल। तो वो कैसा सवाल आता है बच्चों? कई बार तो क्या होता है कि सर्किट आपको दिया होता है, जैसे कि टाइप 1 में सर्किट दिया हुआ था और करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस आपसे पूछ लेते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में लगे हुए रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग आपसे पूछ लेते हैं। पर इसके अलावा 3 नंबर का सवाल जब बनता है बोर्ड लेवल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि केवीएल हमको सब्जेक्टिव उसके लिए अप्रोच के लिए ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो केवीएल लगाएंगे तो लेंथी पड़ जाता है, हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, दूसरे शॉर्टकट ट्रिक्स लगाते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बच्चों ये 3 नंबर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि लैंग्वेज आपको दी होती है, लैंग्वेज को पढ़कर सही सही समझकर अगर आपने सही सर्किट बनाया तो 1 नंबर आपको मिल गया। सर्किट में प्रॉपर लूप चुनकर आपने इक्वेशंस लिख ली तो 1 और नंबर मिल गया। इक्वेशंस को मैथमेटिकली सही सॉल्व करके अननोन निकाल लिए जो पूछे गए थे तो 1 नंबर और मिल गया। ये 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यू आर गिवन, आपको लिखना है बच्चों, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिख भी रहा हूं। यू आर गिवन 3 सेल्स, 3 सेल आपको दिए गए। यू आर गिवन 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ, इनके ईएमएफ की वैल्यूज दी हुई हैं आपको 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए गए आपको। इंटरनल रेजिस्टेंसेस 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम रिस्पेक्टिवली। ये कुछ वैल्यूज आपको दे दी गई। अब आपको बताया जा रहा है लैंग्वेज में कि ये जो 3 सेल आपके पास हैं जिनकी ये रेटिंग है, इनको किस तरह से जोड़ा गया है।
if we connect them such that the positive terminal of each cell, positive terminal of each cell is joined at A, पॉइंट ए पर जोड़ा गया है। तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कहा जोड़ दिया? ए पर। एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है, एंड नेगेटिव टर्मिनल is joined at B, उसको B पर जोड़ दिया। देन पता क्या करना है, ये तो बता दिया सर्किट कैसे जोड़ा। देन फाइंड स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस का P डॉट D डॉट। बिटवीन के लिए हम नोट्स में यूज करते हैं बच्चों शॉर्ट फॉर्म B/W, एग्जाम में नहीं यूज करना है, नोट्स में यूज कर सकते हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ये हो गया साफ सुथरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बेसिस पर अंदाजा लगाकर, इसकी लैंग्वेज से समझकर आपको इसके लिए सर्किट बनाना है। तो सर्किट कैसे बनेगा देखो। 3 सेल हम बनाएंगे बच्चों। पहला, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीक्वेंस में आ जाएगा 2 वोल्ट 1 ओम, लिख देंगे 2 वोल्ट 1 ओम। कहां जोड़ा गया है? टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच। दूसरा सेल, सभी के पॉजिटिव ए की तरफ है, ए और बी के बीच। दूसरा सेल 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तीसरा सेल ए और बी के बीच, इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यूज हो जाएंगी 4 वोल्ट एंड 1 ओम। तो दिस इज द सिचुएशन। ये सर्किट है, जैसा कि लैंग्वेज में दिया हमने उसके हिसाब से सर्किट बनाया। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो लगाना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ढूंढना है ताऊ जी को, बड़ी बैटरी। बिकॉज जो सबसे बड़ी बैटरी है उसकी जिम्मेदारी है, उसका धर्म है, उसका फर्ज है कि वो पूरे सर्किट में करंट भेजे। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अब कई मेथड है। मैंने जो मेथड बताया, जो स्टैंडर्ड मेथड मैंने कहां से लिया है? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय BL थरेजा, जो इंजीनियरिंग बुक है, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जो कि स्टैंडर्ड है, लॉजिकल है, इजी है समझने में। सबसे बड़ी बैटरी 4 वोल्ट, ये करंट भेजेगी इधर। माना कि करंट आई इसने भेजा, करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, करंट विल गेट डिवाइडेड। अगर मैं ये मानता हूं कि ऊपर ब्रांच में करंट जाती है I1, तो नीचे इस ब्रांच में जाएगी I माइनस I1। मतलब ये कि डिफॉल्ट से हमने जंक्शन ए पर KCL लगा दिया, उसको लिखने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है। जब तक कोई जंक्शन नहीं आता रास्ते में, सेम करंट फ्लो होगी अप टू पॉइंट B, सेम करंट I1 फ्लो होगी। और यहां पर B पर आने के बाद इधर से I माइनस I1 और इधर से I1 दोनों मिलकर ये बन जाएंगी I। तो हमने सबसे पहले तो करंट्स को मार्क किया। अब हमें नेमिंग करनी है। तो जिधर बड़ी बैटरी करंट भेज रही है, हम उसी सीक्वेंस में नेमिंग करते हैं, उसी सीक्वेंस में हम चलने की डायरेक्शन तय करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में अगर मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, तो बच्चों ये ए और बी तो ऑलरेडी हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज सीक्वेंस लेना मैं पसंद करूँगा। 4 वोल्ट की बैटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भेजेगी। इसको मैंने CD कर दिया और बाकी जो बचे उनको कर दिया E और F। और चलने की डायरेक्शन हमने तय कर ली कि हम चलेंगे लूप्स में क्लॉकवाइज। तो अब देखिए कितने अननोन हैं जो हमको पता करने। I है, I1 है, 2 अननोन है।
क्या एक अननोन पता करने से काम चल सकता है? बिकॉज यू हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको कैलकुलेट तो ये करना है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ब्रांच की करंट आपको मिल जाए, काम चल जाएगा बच्चों। कैसे समझाता हूं मैं। यहां जो सेल्स की सिचुएशन है उस पर गौर करें। एक तरीका तो क्या हो सकता है, अगर केवीएल नहीं दिया है तो एक तरीका ये हो सकता है बिना केवीएल के इसको सॉल्व करने का, आप दो सेल को कंबाइन करके उनके पैरेलल इक्विवेलेंट से उसको रिप्लेस कर दो, फिर नेक्स्ट टू को कंबाइन कर दो। यू मे डू दैट। पर समस्या ये आएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आप इक्विवेलेंट सेल तो निकाल लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा लॉजिक लगाओगे, वहां लास्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, वो करके देखना। दूसरा तरीका, केवीएल अगर मैं लगा रहा हूं यहां पर, तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग केवीएल इन लूप। लूप लॉ भी लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लूप चुना नीचे वाला ए बी सी डी ए, पहले ये लिया मैंने ए बी सी डी ए। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों सेम होंगे बच्चों, क्योंकि वापस लौटकर वहीं पहुंचना है। हम कहां से आए कहां जाएंगे, एम्प्टी स्पेस में से आए, एम्प्टी स्पेस में चले जाएंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे, वापस वहीं लौटना है। सो ए से स्टार्ट किया, बी तक जाने में सबसे पहले सेल आया प्लस माइनस यानी निगेटिव, हायर टू लोअर जा, तो -1। फिर आया 2 ओम का रेजिस्टेंस, करंट है I-I1, और हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। करंट फ्लो होती है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो मैं क्या लिखूंगा, -IR लिखना था, तो I-I1 ये करंट है उस ब्रांच की, और रेजिस्टेंस है 2 ओम। फिर आगे इधर C से इधर जा रहे हैं D की तरफ, और अब अभी जा रहे हैं रेजिस्टेंस 1 ओम में, करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट I है, रेजिस्टेंस 1 है, तो -1 इंटू I मीन्स I। फिर ये सेल आ गया, और हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो ये राइज हो गया +4, और वापस पहुंच गए A पर इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि 2I माइनस का यहाँ पर है, माइनस का I यहाँ पर है, कुल मिलाकर बनेगा -3I। माइनस और -I1 वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 है तो +2I1, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, तो +3 बचेगा। बच्चों आगे तो मैथमेटिक्स से सीधी सीधी। दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं चुनता हूं दूसरा लूप, तो मैंने लिया ऊपर वाला लूप, यानी AEFBA। तो AEFBA में लूप लॉ लगा देता हूं, ठीक है। नाउ इन लूप AEFBA, ए से ई तक कुछ नहीं, ई से आगे चलते हैं, ये सेल है, प्लस से माइनस जा रहे हैं हम, -2, 1 ओम का रेजिस्टेंस, करंट I1 है, -I1, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटू 1 किया तो I1 रह गया। बी से जब ए जाते हैं तो अपोजिट जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, करंट I-I1 जा रही है टुवर्ड्स राइट, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, सो प्लस ट्वाइस ऑफ 2 मैंने पहले लिख दिया, बाद में भी लिख सकते थे, I-I1। सेल आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी राइज +1, वापस पहुंच गए पर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, तो मुझे इक्वेशन मिलती है। पहले I वाली टर्म लिखता हूं, तो 2I यहां पर दिख रहा है मुझे, तो 2I, अच्छा माइनस का 2I1 यहाँ पर है, माइनस का I1 यहाँ पर, तो -3I1। उसके अलावा माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ I का मल्टीपल 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ I1 का -3 है, यहाँ 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 2 को 3 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा और काम बन जाएगा। तो मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ 1 में, उससे मुझे वैल्यू मिलेगी I1 की,
और I1 की वैल्यू अगर मिल गई तो हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। सो हमने प्रोसेस लगाया, इक्वेशन 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2, 3 2 जा 6, 6i। अच्छा, इसे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब बात बनेगी। ओके, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6i प्लस 4i1 प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको 3 से तो 6i माइनस 9i1 माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दिया हमने, i वाले टर्म कैंसिल, यहां बचता है माइनस 5i1। इधर से जो प्लस का 3 बचा उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये देखोगे जो मेथड मैंने बताया है आपको, जो स्टेप्स बताई हैं, तरीका वो ताऊजे वाला, इसमें क्या है कि आपके जो करंट का साइन है हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, आपको नेगेटिव मिलेगा नहीं कभी, मतलब डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सही आएगी। हालांकि नेगेटिव मिले तो गलत नहीं है, बस उसका मतलब सिंपली होता है कि करंट जो आपने मानी है उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट फ्लो हो रही है, ये इसका मीनिंग है। तो I1 की वैल्यू 3/5 मेरे को मिली, मुझे तो VAB निकालना है। क्या मैं यहां लिख सकता हूं VAB इक्वल टू VEF इक्वल टू VDC? सोचो, जवाब है हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज ये तो एक ही तार है, तो E का, A का, D का, तीनों का पोटेंशियल सेम है, तीनों एक ही जगह है, C, B और F तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये बराबर है, इनमें से कुछ भी निकाले काम चल जाएगा हमारा। अब ये देखना है यहाँ पर कौन सा सेल करंट दे रहा है और कौन सा सेल करंट ले रहा है, यानी कौन सा सेल डिस्चार्जिंग मोड में है, निरावेशित हो रहा है, कौन सा सेल चार्जिंग मोड में है जिसका आवेशन हो रहा है, यानी वो करंट ले रहा है। हिंदी भी सीखो बच्चों, आवेशन निरावेशन बोलते हैं ना हम, आवेश में आ जाना, गुस्सा, तो हमें आवेश में नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सेल जो है कम वोल्टेज का है, किसी भी सर्किट में जो सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला है, ईएमएफ सबसे ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मैटर नहीं करता, जो सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला है वो हमेशा डिस्चार्ज होगा और बाकी कम वोल्टेज वाले जितने भी हो सारे के सारे चार्ज होंगे। तो ये चार्जिंग मोड में है, चार्जिंग मोड में है तो फॉर ब्रांच EF चार्जिंग मोड में वोल्टेज बड़ा होता है, EMF छोटा होता है, इक्वेशन होती है V इक्वल टू E प्लस IR। सीधे मैं उसे लगाता हूं तो मैं लिखूंगा यूजिंग V इक्वल टू E प्लस IR, हमें मिलता है V यानी VAB जो कि वास्तव में VEF के बराबर है, जो हमें पता करना था। E की वैल्यू 2 प्लस करंट हम निकाल चुके I1 3/5 and the internal resistance of this branch is 1, so what we get 2 plus 3/5 यानी 13/5 वोल्ट। दिस इज आंसर, 13/5 वोल्ट। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग को भी हम समझ लें, उन इक्वेशंस को, E इक्वल टू V प्लस IR, V इक्वल टू E प्लस IR, कैसे वो इक्विवेलेंट हैं और सही रिजल्ट किस सिचुएशन में कैसे निकाला जाता है उनकी मदद से। हमने पता कर लिया बच्चों I1 कितना। अगर मैं I1 की वैल्यू रख देता हूं किसी इक्वेशन में, सपोज इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो मुझे I मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखा मैंने, -3i प्लस 2 इंटू I1 है हमारे पास 3/5 प्लस 3 इक्वल टू 0 और -3i 6/5 ये हो गया,
3 हो गया, तो 6/5 प्लस 3, पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम, पर सही बटा में चलने दो। तो एलसीएम 5 आया, 15 और 6 21/5, तो -21/5। सो I इक्वल टू हमें मिला 3 7 जा 21, 7/5। मैंने कहा था पॉजिटिव आएंगे सब आपके पास, 7/5 एम्पियर। I 7/5 है, I1 3/5 है, तो I माइनस I1 वो कितनी हो गई, I माइनस I1 हो गई 7/5 माइनस 3/5, दैट इज 4/5 एम्पियर। 7 में से 3 गए तो 4। तो अब आप देखिए, अगर मैं डायरेक्टली ब्रांच ए बी लेता हूं, है ना, ब्रांच ए बी, तो ये वाला जो सेल है 1 वोल्ट वाला, ये भी करंट ले रहा है, यानी चार्ज हो रहा है चार्जिंग मोड में। चार्जिंग मोड में तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं वी ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ई, दैट इज 1 वोल्ट, प्लस इसकी करंट I माइनस I1 यानी 4/5 ये, इनटू जो रेजिस्टेंस है 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। सो हाउ मच वी गेट, 1 प्लस 4 2 जा 8/5, यानी 5 1 जा 5 प्लस 8 13/5 वोल्ट। तो आप देख रहे हो फिर से सेम रिजल्ट, और यही रिजल्ट हम नीचे वाली ब्रांच से भी निकाल सकते हैं, VDC जो वास्तव में VAB के ही बराबर है। अब ये सेल तो क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग मोड में, तो यहां पर इक्वेशन लगेगी E इक्वल टू V प्लस IR। E बड़ा है, तो E कितना है 4, तो मैं V लिखने के बजाय E से अगर लिखकर इक्वेशन इसे करते हैं हम, E इक्वल टू V प्लस IR, इसमें अगर वैल्यूज डालता हूं मैं, तो E है 4, V हमें पता करना है जो VAB के बराबर है, प्लस I, इस ब्रांच की जो करंट है बच्चों वो I है, यानी 7/5, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है हमें 1 ओम है, तो इंटू 1 हुआ। तो VAB कितना मिलता है हमको, 4 माइनस 7/5, दैट इज LCM इज 5, 20 माइनस 7 13/5 वोल्ट। तो मैं समझता हूं अब इन इक्वेशंस का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि सेल जब चार्ज होता है, सेल जब डिस्चार्ज होता है, तो हम इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं, और केवीएल लगाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और हो गई होगी। अब हम चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पर। टाइप 1 क्वेश्चन कल के लेक्चर में मैंने कराया था, 2 सेल मिलकर बीच में एक रेजिस्टेंस में करंट भेज रहे थे। टाइप 2 क्वेश्चन ये है, तीनों सेल्स को हमने जोड़ दिया और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। टाइप 3 क्वेश्चन, उसके लिए लैंग्वेज डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिख लीजिए, और अगर ये काम पूरा नहीं किया तो पहले वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, और बेटर तो ये है कि खुद से करें सॉल्व, और बाद में जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो देखकर उसको सही कर लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे, बुक्स में भी मिलेंगे, पूछे जाते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, you are given two cells, 2 सेल दिए गए, विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म है C बार, EMF 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस, इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो है 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड जहां पर आ जाता है क्रमशः। अब बताया जा रहा है इनको जोड़ा कैसे गया है, ये तो दिए हुए हैं आपके पास, गिवन है। इफ वी कनेक्ट positive terminal of each cell using wire
of resistance 6 ohm and negative terminals with 8 ohm रेजिस्टेंस वायर, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइनली ये जो 6 ओम और 8 ओम वाले रेजिस्टेंस वायर हैं, नाउ इफ वी जॉइन सेंटर पॉइंट्स ऑफ दीज, इमेज दिमाग में चलनी चाहिए साथ में आपके, कैसा ये कैसे जुड़े हुए होंगे। रेजिस्टेंसेस यूजिंग 10 ohm वायर, तो आपको पता करना है, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड्स ऑफ 10 ohm वायर। ये जो 10 ओम का तार है उसके एंड्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो सर्किट दिमाग में बन गया होगा आपके, कैसा सर्किट है। कुछ बच्चे कुछ गलती करते हैं, यहां पर समझ लेते हैं उसको, किस तरह से गलती होती है समझने में। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल यूजिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा गया है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा गया इस वायर से, ये समझने की बात है। तो पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों के जो पॉजिटिव हैं उनको जोड़ा गया है 6 ओम के तार से, 6 ओम। नेगेटिव टर्मिनल्स यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद इसको जोड़ा गया 8 ओम रेजिस्टेंस वायर से, और 6 और 8 का जो सेंटर पॉइंट है उनको जोड़ा गया है 10 ओम रेजिस्टेंस वायर से, और इसी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। ये सेल्स हैं 2 वोल्ट और 4 वोल्ट के, 2 वोल्ट 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली 2 वोल्ट वाले का 1 ओम, 4 वोल्ट वाले का 2 ओम। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको लगाना है, मैं समझता हूँ काफी आपने सीख लिया है। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सबसे पहले ताऊ जी को ढूंढो, बड़ी बैटरी 4 वोल्ट की है, करंट भेजेगी पूरे सर्किट में, यहाँ से करंट चली आई, इस जंक्शन पे जाके करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं। हम यहाँ थोड़ी सी चालाकी करेंगे, क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है बच्चों उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसमें I माइनस I1 भेजने की बजाय अगर इसमें I1 भेज देंगे तो हमें सिर्फ I1 पता करनी पड़ेगी, यानी एक ही वेरिएबल पता करने से काम हमारा चल जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था। अब नेमिंग करेंगे, चलने की डायरेक्शन तय हो गई कि चलना कैसे हमको, जिधर बड़ी बैटरी करंट भेज रही है तो मैं नेमिंग करता हूँ, A इस पॉइंट को बोलता हूँ B, ये C हो गया, D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। अब यहाँ जो समझने की बात है वो ये है सिंपल सी, कि ये जो रेजिस्टेंस का सेंटर पॉइंट है तो 3 ओम ऊपर रह गया, 3 ओम नीचे रह गया, इधर 6 ओम आधा ऊपर आधा नीचे, इधर 4 ओम ऊपर रह गया, 4 ओम नीचे रह गया। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, जैसा कि मैं बोलने में भी फास्ट हो गया, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये दिख रहा है कि 3 4, जब आप लूप लेंगे, मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको खुद ही करना है, 3 4 और ये 1, इन तीनों में सेम करंट है, और इस लूप में जब आप जाएंगे B C D E B में, तो 3 4 1 और 4 तीनों को जोड़ दिया जाए, 4 और 1 5 और 3 8, तो सीधे आप -8 इंटू I माइनस I1 लिख सकते हो, इसे टाइम बचा आपका। ऐसे ही नीचे वाली ब्रांच में ये 3 ओम, ये 2 ओम, 3 और 2 5, और ये 4 ओम, 5 और 4 9, तो सीधे -9 इंटू I लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों में करंट I है। तो ऐसा करके देख लीजिए, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर यानी टाइप 4,
5 एंड 6 पर। ये हुआ टाइप 3 क्वेश्चन। ये बनाने का 1 नंबर, इक्वेशंस निकालने का 1 और नंबर, इक्वेशंस को सॉल्व करके रिजल्ट निकालने का 1 नंबर। सो 4, 5 और 6 ये तीनों बिलोंग करते हैं क्यूब वाली कैटेगरी को। यानी ये कौन से क्वेश्चन है? क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिनके शॉर्ट ट्रिक्स अलग से हैं सिमेट्री यूज करके। तो पहले मैं ये आपको लंबे तरीके से बोर्ड में कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो टाइप 4, 5 एंड 6 तीनों एक ही सवाल के पार्ट की फॉर्म में हम उसको लिख लेते हैं। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आपको लिखना है। लिखिए, यू आर गिवन 12 identical wires. You are given 12 identical wires, each of resistance small r. हर एक का रेजिस्टेंस है स्मॉल r. 12 identical wires, each of resistance small r, to form a skeleton cube. आपने एक ढांचा बनाया है घन क्यूब का. To form a skeleton cube. Then find the equivalent resistance. अब आपको तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है. Equivalent resistance. Find the equivalent resistance dash. जो टाइप 4 है वो इसका पार्ट ए है. Across any of its body diagonal. लिख लीजिए. Across any of its body diagonal. ये जो क्यूब है इसका कोई सा भी एक बॉडी डायगोनल पकड़ के उसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देन पार्ट बी, अक्रॉस एनी ऑफ इट्स साइड. इसकी कोई सी भी एक साइड के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. अक्रॉस एनी ऑफ इट्स साइड. पार्ट सी है across any of its side which is absent. इसका क्या मतलब? उस साइड के अक्रॉस जो कि है ही नहीं. इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए 11 वायर्स, 12 नहीं है. अभी 12 तार इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं. 12 तार क्यों थे बच्चों? क्यूब में 12 साइड्स होती हैं. तो अभी 12वां तार हटा लिया हमने, और जो तार हटाया है उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट निकालना है. तो समझते हैं कैसे करेंगे. इसमें जो ए वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है. ठीक है, तो वो सॉल्व्ड एग्जांपल की फॉर्म में वहां से देख सकते हैं आप, पर बेटर है मैं समझा रहा हूं, आप यहां पे समझ लीजिए. तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे. जो इसका बी पार्ट है वो सबसे ज्यादा लेंथी है, और सी पार्ट जो है वो सबसेट है बी वाले पार्ट का. यानी बी वाले में सी इनबिल्ट है, ऐसा आप मान सकते हैं. तो सबसे पहले आपको एक स्केलेटन क्यूब बनाना है. उसके लिए आपको एक स्क्वायर बनाकर उसके आधे से काटते हुए दूसरा स्क्वायर बनाना है, और सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है. तो ये हुए 12 तार, जिनमें से हर एक का रेजिस्टेंस है R, छोटा r. अब नेमिंग कर देते हैं. किसी एक बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है. मैंने नेमिंग की ABCD. आगे वाले स्क्वायर को नाम दिया ABCD, पीछे वाले को EFGH. और लॉजिक ये है बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जिन दो टर्मिनल्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच हम एक बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं. तो बॉडी डायगोनल कहते किसको है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. आप जिस कमरे में हैं उसमें देखिए, सामने जो कोना है और दूसरी तरफ जो कोना है, उन दोनों को, इधर सामने वाला ऊपर वाला, इधर नीचे वाला, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बॉडी डायगोनल, या उधर ऊपर से नीचे या उधर नीचे से ऊपर. तो यहाँ पर ये कई बॉडी डायगोनल है, उनमें से मोस्ट सूटेबल मुझे लग रहा है कि ए और जी को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर मैं उसको कंसिडर करूं तो ए और जी वो एक्सटर्नल टर्मिनल है, जिनके अक्रॉस में जोड़ दूंगा एक सेल, जिसका ईएमएफ तो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है,
बजट है हमारे पास तो की लगा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये जो सेल मैंने जोड़ा है, हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उसकी परवाह हम नहीं कर रहे हैं। यहां से अगर करंट आई चलती है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है आपको, ध्यान से समझ लेना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन है इसमें कि करंट कैसे डिवाइड होगी। तो हमने रूल पढ़ा है, करंट गेट डिवाइडेड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ ए नेटवर्क इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। और अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उन सबका रेजिस्टेंस सेम है, मुझे कोटा से उदयपुर जाना है, 3 रास्ते हैं और तीनों में सेम टाइम लगता है, सड़क का जो लेवल है वो भी सेम है, यानी बराबर खड्डे हैं, ट्रैफिक सही बराबर है, तो मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूँ, नहीं ट्रैफिक इक्वली डिवाइड होकर पहुंचेगा उदयपुर तक। तो देखिए करंट जब आई अगर यहां आती है तो उसको ए पर 3 रास्ते मिलते हैं, ए से बी जाए, ए से ई जाए या ए से डी जाए। क्यों जा रही है इधर? उसको पहुंचना है जी तक, डेस्टिनेशन गोल क्या है? जी, जी इज द गोल। अगर वो ए से बी पर पहुंच गई तो बी से जी तक जाने के फिर 2 रास्ते हैं, बी सी सी जी या बी एफ एफ जी। अगर वो ई ए ई रास्ते पर गई तो फिर जी तक जाने के फिर से 2 रास्ते हैं, ई एफ एफ जी, ई एच एच जी। और ये रास्ते सिमेट्रिकल हैं, हम देख रहे हैं ई से जी तक जाने के दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस 2R पड़ रहा है, और ए से पूरा जी तक बात करें तो 3 रेजिस्टेंस पार करने ही पड़ रहे हैं। एडी पाथ पर आ गई तो डी से जी तक जाने के फिर से 2 रास्ते हैं, डी सी सी जी 2 रेजिस्टेंस का रास्ता, डी एच एच जी वो भी 2 रेजिस्टेंस का रास्ता, यानी ए से जी तक जाने के कुल 3 रास्ते और तीनों रास्ते सेम रेजिस्टेंस के, तो नेचुरल है कि करंट इक्वली डिवाइड होगी। अब अगर मैं इसको I मानता हूं तो मैं देख रहा हूं I/3 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 देन I/6 I/6। और अगर हम फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते तो हम छोटी सी चालाकी यहाँ पे करते हैं। वो चालाकी क्या करते हैं कि मैं इस करंट को मान लेता हूँ 6I। तो 6I करंट जब यहाँ से गई तो डिवीजन हुआ इक्वल 2I 2I 2I। फर्दर B पर डिवीजन हुआ I एंड I, E पर हुआ I एंड I, D पर हुआ I एंड I। और अब हम देख रहे हैं कि E से H तक I करंट गई, D से H तक I, और दोनों मिलकर बन जाएंगी 2I। ऐसे ही C पर इधर से I और इधर से I मिलकर 2I, ऐसे ही F पर I और I मिलकर 2I, और अब G पर इधर से 2I 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 तीनों मिलकर 6I। तो ये कंप्लीट हो गया लॉजिकली, 6I करंट यहां से निकली थी, वापस पहुंच गए 6I। ऐसा करने से अब हम देख रहे हैं कि एक अननोन E है, दूसरा अननोन I है, कुल मिलाकर 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, 2 अननोन निकालने। तो एक लूप हम ये लेते हैं जिसमें E आ रहा है नीचे वाला, और बस उससे काम चल जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन तो डायरेक्ट मिल जाएगी हमको। कैसे? हमें पता करना है A और G के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड G इज कैपिटल R। तो उस कैपिटल R में करंट फ्लो रही है 6I, तो उस पर ड्रॉप होगा 6IR, और वो 6IR किसके बराबर होगा? जितना हमने लगाया उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो देन वी में राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि पूरा सपोर्टिंग लैंग्वेज है जो वहां हमें लिखनी होती है बोर्ड एग्जाम में, E इक्वल टू 6IR एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लूप में लूप लॉ लगाते हैं। नाउ अप्लाइंग लूप लॉ या KVL, अप्लाइंग लूप लॉ इन लूप ABFG, इसको मैं नाम देता हूं GH तक तो हो गया, I करंट दिखाया तो J K, इसको L कर दो। तो ये लूप हो गया बच्चों, A से B गए, B से F गए, लूप में देखते जाएं आप, क्यूब में देखते जाएं, F से G गए, G से J आए,
फिर की आगे के और एल, के को ना लिखें तो भी चलेगा, जे एल, वापस आ गए ए पर, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम। इसमें हमें लूप लॉ लगाना है। जब आप इस ब्रांच में जाएंगे आपको पता है ये तार है, रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, जिसमें करंट कितनी है 2i है, 2i करंट है, रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो मैं क्या लिखूंगा -2IR। बी से एफ जा रहे हैं, करंट I है, रेजिस्टेंस R है, -IR। एफ से जी जा रहे हैं, -2IR। फिर ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, सेल आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, +E राइज हो गया, वापस ए पर आ गए इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिलता है E इक्वल टू 2 और 2 4 और 1 5, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 5IR। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से आ गया आंसर। एलिमिनेट कर देंगे हम E को, हमें तो कैपिटल R चाहिए, तो मैं लिखूंगा 6i इंटू कैपिटल R इक्वल टू 5i इंटू स्मॉल r, और हमें यहां से मिलता है कैपिटल R इज 5/6 टाइम्स स्मॉल r। अब आपको स्मॉल r की वैल्यू अगर दी हुई हो, जैसे मान लो स्मॉल r की वैल्यू दी हुई आपको 2 ओम, तो सीधे यहाँ पे 2 ओम लिखा और ये आ गया 10/6 यानी 5/3। तो ये हमने समझा टाइप 4। अब मैं जाता हूं अगला सवाल टाइप 5, उस पर इसको एक बार वापस से रिपीट कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो या कम समझ में आया हो वो आप रिपीट कर लीजिए, इसको रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए। अगले सवाल पे जाने से पहले क्लियर हो जाना चाहिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और हमने किस तरह से इक्वेशंस बनाई। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर क्यूब की एक साइड के अक्रॉस आपको निकालना हो, बी पार्ट, you have to find the equivalent resistance across one of the sides of the cube। तो फिर से आप स्केलेटन क्यूब बनाइए। इस बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफर करेगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्यों समझते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? मेथड तो ये रहेगा बच्चों, तरीका यही है। सो मेक ए स्केलेटन क्यूब, उसके लिए आप एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके आधे से काटते हुए दूसरा स्क्वायर बनाएंगे और सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नेमिंग आएगी ABCD, देन EFGH, और सेल कहाँ लगाना है? सेल यहाँ लगाएंगे। माना कि यही वाली साइड पकड़ लेते हैं हम, ये सेल लगा दिया, इधर भी लगा सकते थे साइड में, बजट है तो की लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट जोड़। ओके, ये बन गया। अब देखिए ये है कोटा A और ये G है, सॉरी B है। अभी गोल क्या है? B तक पहुंचना है। तो B है उदयपुर। कोटा से उदयपुर जाने का सबसे छोटा रास्ता, मैक्सिमम ट्रैफिक इस पर जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस है। बाकी रास्ते कौन से हैं उन पर गौर करें हम। तो बाकी रास्ते हैं बच्चों, यहां से जो भी करंट चली ए पर जाकर उसे 3 रास्ते मिलते हैं। सबसे छोटा AB, सबसे ज्यादा करंट इधर ही जाएगी। अगर AE या AD पर जाती है करंट, AE या AD पर, तो E पर पहुंचने के बाद B तक जाने के 2 रास्ते हैं। 2 रेजिस्टेंस का रास्ता EFFB, 4 रेजिस्टेंस का रास्ता EHHG GFFB। तो बड़ा रास्ता जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट जाएगी, छोटा रास्ता जहां कम रेजिस्टेंस वहां ज्यादा करंट जाएगी। ऐसे ही D तक पहुंचने पर भी सिमिलर सिचुएशन है जो E पर पहुंचने पर थी। DC CB 2 रेजिस्टेंस का रास्ता, जबकि DH HG GFFB 4 रेजिस्टेंस का रास्ता। यानी ये 2 रास्ते एक जैसे हैं, तो इन दोनों में बराबर करंट जाएगी। ये सबसे छोटा रास्ता, इसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी। तो अब की बार बहुत सारे बच्चे बोल गए क्या, तो मैं वो नहीं कह रहा। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, करंट लेने वाले हैं बच्चों इस तरह से कि एक अननोन बढ़ जाएगा। माना कि इन दोनों में I जाती है, ये I1 है, तो मैं यहाँ करंट चालाकी से लिखूंगा 2I + I1। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा? अब पता चल गया आपको
तो पता चल गया। तो यही करना है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ नया कुछ नहीं आएगा, है ना, ये सब देखा हुआ आपको मिलने वाला है। तो 2i प्लस i1 में इधर गई i और इधर गई i1, तो नेचुरल है i1 यहां से मिल गई तो इधर से कितनी आएगी, i और i आएंगी। वो कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये जो i यहां पहुंची, माना कि i2 ऊपर चली गई तो बाकी बची हुई i माइनस i2 इधर जाएगी इस जंक्शन पर, जंक्शन लॉ लगाने पर। इसी तरह से जो लॉजिक हमने यहां लगाया वही यहां लगेगा। बड़े रास्ते में i2 भेजेंगे तो छोटे रास्ते में, दो रेजिस्टेंस वाले रास्ते में जाएगी i माइनस i2। अब हम देख रहे हैं E से H तक i2 पहुंची, D से H तक i2 पहुंची, तो ये हो गई 2i2 G पर पहुंच गई है, अल्टीमेटली आना B पर है। तो G से B तक आने के दो रास्ते हैं, GCCB, तो इक्वल पाथ होने से बराबर बराबर बट जाएगी करंट i2, इधर से i2 इधर से i माइनस i2 i बन गई, इधर से i2 इधर से i माइनस i2 i बन गई, और इधर वापस बन जाएगी 2i प्लस i1। तो नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस का सेल हमने लगाया था, ये सर्किट कंप्लीट हो गया बच्चों। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया, पर अननोन बढ़ गए। अब अननोन कितने हैं देखिए, i है, i1 है, i2 है, 3 तो वो हो गया, और e है, 4 अननोन है। 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशंस हमको चाहिए, तो यहां पर आपको 4 लूप लेने होंगे। तो 4 लूप की बजाय 3 लूप से काम चल जाएगा, क्योंकि एक तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। तो मैं यहां पर लैंग्वेज को स्किप करते हुए प्रोसेस को फास्ट करने की दृष्टि से मैं सीधे इक्वेशंस लिख रहा हूं। पहले इक्वेशन में डायरेक्ट मान लेता हूं, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर है तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 2i प्लस i1 टाइम्स कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्वेशन 1। फिर मैं ये लूप ले लेता हूं बच्चों, ये बाहर बाहर वाला लूप ए बी, इसको मैं वही नाम देता हूं जैसे पहले दिया था, i करंट के बाद हम लिख सकते हैं j और यहाँ पर k, तो k तो कोई एक की है तो l लिख देता हूं। तो ए बी जे एल ए में यहां से चले हम, करंट i1 है, रेजिस्टेंस r है, माइनस i1 r, फिर ये सेल आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लस e, वापस पहुंच गए इक्वल टू 0। तो यहां से हमें e की वैल्यू मिल जाती है बच्चों i1 इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2। और हम e एलिमिनेट कर देते हैं 1 और 2 से, तो हमें मिल जाता है कैपिटल R इंटू 2i प्लस i1 इक्वल टू i1 इंटू स्मॉल r, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर किसी तरह से i1 की वैल्यू i की टर्म्स में मिल जाए तो कहानी खत्म है, कैपिटल R स्मॉल r के टर्म्स में मिल जाएगा हमको। तो क्या ऐसा कोई लूप है जिसमें सिर्फ i और i1 आते हों? तो आप पूरा ढूंढ लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके कि वो लूप पूरे क्लोज लूप में घूमने पर और कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, ना e आना चाहिए, ना i2 आना चाहिए, सिर्फ i और i1 आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी लूप आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब ऐसा कोई लूप है ही नहीं तो i2 को पिक्चर में लाना पड़ेगा, तो हमें फिर एक लूप और चाहिए i2 को हटाने के लिए, क्योंकि एक इक्वेशन और चाहिए। तो बच्चों मैं ये सजेस्ट करता हूं कि एक तो आप फर्श ले लो AEFBA, इस क्यूब का फर्श, दूसरा छत ले लो DHGCD, और कोई भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अननोन हटाने, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या उद्देश्य है, i और i1 खत्म करके कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में निकालना है। तो अगर मैंने लिया लूप, कौन सा वाला, ये फर्श लिया AEFBA, तो A से E तक गए, माइनस i1r, माइनस i r, 1 नहीं है, माइनस i r, फिर माइनस i माइनस i2 इंटू r, फिर इसमें गए माइनस i r, फिर इसमें अपोजिट गए प्लस i1r इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि r तो कॉमन आकर खत्म हो जाएगा, आपको बस i1 गिनने, तो माइनस का i, माइनस का i, माइनस का 2i, माइनस का 3i, तो माइनस 3i, उसके बाद i2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का i2 और प्लस i1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना होगा, ऊपर छत पे लगाते हैं इन लूप DHGCD, D से H तक गए, करंट i2 तो माइनस i2r, फिर S से G गए माइनस 2i2r, G से C आ रहे हैं माइनस i2r, C से D जा रहे हैं प्लस i माइनस i2, प्लस क्यों है, अपोजिट जा रहे हैं, इंटू r इक्वल टू 0, वापस पहुंच गए। r कॉमन आकर खत्म,
एक I2 ये है, 2 I2 ये है, 2 और 1 3, ये 4 और 1 ये 5, माइनस का 5I2 प्लस का I इक्वल टू 0, और यहां से हमें I2 की वैल्यू मिल जाती है बच्चों, I2 इक्वल टू I/5। और I2 की ये वैल्यू उठाकर हम कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे। I2 की वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में I2 की वैल्यू रख दी हमने, तो क्या मिला, -3I प्लस I/5 प्लस I1 इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ I। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 3 15, तो प्लस 14/5 I, और ये उठाकर मैं इसमें रख दूंगा, तो कैपिटल R इंटू 2I प्लस I1 की जगह 14/5 I इक्वल टू I1 यानी 14/5 I टाइम्स R। तो अब I दोनों साइड कट जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों, ये खत्म हो जाएगा, 7/12 R, यू विल गेट दिस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में आएगा 7/12 R, 7/12 R। डायरेक्टली भी याद रह जाता कई बार हमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते 5/6 R, 7/12 R। तीसरा केस यानी छठा टाइप का सवाल, वो ब्रांच ही एब्सेंट है जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं इसमें हिंट देकर आपको छोड़ रहा हूं, आप ही को सॉल्व करना है, इजी है। जब ये कर लिया हमने तो इससे छोटा है वो, क्योंकि एक इक्वेशन कम लगेगी, 11 ही तार हैं, तो ये I1 की कहानी खत्म हो गई, सबसे छोटा वाला रास्ता बंद कर दिया सरकार ने, I1 की कहानी खत्म। तो अब क्या करना होगा, यहां से भी I1 गायब, यहां से भी I1 गायब। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जब I1 है ही नहीं तो I2 का सवाल कहां से उठता है, तो I2 की जगह इसको हम करेंगे I1। तो 2 तो तब आएगा ना जब 1 आ चुका हो। तो ये सिचुएशन है, और एक लूप कम से कम चल जाएगा आपका, एक इक्वेशन आएगी डायरेक्ट, एक इक्वेशन इस लूप को लेकर आएगी, और एक और लूप यानी छत ले लेना आप। तो रिजल्ट आपको निकालना है। इतनी प्रैक्टिस के अलावा एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनके वाले मेथड से ना करके, एससी वर्मा में जो एग्जाम्पल हैं उनके मेथड से ना करके, अपने मेथड से करके, प्रैक्टिस करके, फिर आप 5 10 10 5 वाला जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जो बेंचमार्क क्वेश्चन में कह रहा था, उसको अटेम्प्ट करें, तो केवीएल केसीएल की सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना काफी है। हैप्पी लर्निंग।